हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का वही स्पेशल सेशन जो एरर स्पॉटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। अब तक यहां से 18 एपिसोड आपके लिए अपलोड किया जा चुका है। उम्मीद करता हूं कि पिछले दिन का सेशन आपके लिए बहुत मजेदार रहा होगा। बहुत कुछ वहां पर नया सीखने के लिए मिला। बहुत सारी ऐसी जानकारियां थी जिस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको बस यहां पर कहूंगा कि जैसा कि आईबीपीएस ने घोषणा ऑलरेडी कर दी है कि उनकी जो एग्जामिनेशन पहले से घोषित थी वो ली जाएगी, तो इसीलिए अब यहां पर ये बात आप मानकर चलें कि आईबीपीएस पीओ की भी परीक्षा आपके निर्धारित समय पर ही होगी, क्लर्क की भी होगी और आगे आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसीज भी आपके लिए आएंगी जरूर। अवसर खुल रहे हैं, तो आपको बस यहां पर धैर्य रखकर मेहनत करने की जरूरत है। आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे सेट 19 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन और उसके पीछे मौजूद ग्रामेटिकल नॉर्म्स की। वैसे बच्चे जिन्होंने इस सेट को सॉल्व नहीं किया है, इस वीडियो को यहां पर पॉज करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, पहले बनाएं और फिर मेरे साथ आएं, आंसर मिलाएं और ये जानने की कोशिश करें कि कोई भी आंसर अगर आपका गलत हुआ है तो उसके पीछे रीजन क्या है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन डाउनलोड करके आंसर लिख लेते हैं, ये सोचते हैं कि बाद में कभी मैं देख लूंगा, याद कर लूंगा। तो बच्चे ये बात समझ लो कि एरर स्पॉटिंग ऐसी कोई प्रक्रिया ही नहीं है जहां पर कि आप उसको लिख लो और बाद में रट लो। आप अगर मेरे साथ अभ्यास करते हो, समझते हो, तो एपिसोड्स जैसे जाते रहेंगे, आपकी परेशानी भी उसके साथ साथ जाती रहेगी। एपिसोड बढ़ेगा, परेशानी घटेगी। चलिए यहां पर बिना देरी किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आंसर शीट, नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सेट 19 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। चलिए देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेट 19 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन सा ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगा हुआ है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना हो। हर एक एपिसोड की तरह क्वेश्चन आपको यहां पर दिखेगा। एक एक करके हम सवाल लिखेंगे, आंसर बताएंगे, एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने रखेंगे उसका। और आज का जो सवाल है वो है, इससे पहले मैंने 200 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आज का सवाल है 274वां। चलिए, सवाल में कह रहा है सेलिंग पीनट्स ऑन द रोड साइड इज द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। यहां पर है सेलिंग पीनट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। पीनट्स नाउन, सेलिंग पीनट्स ऑन द रोड साइड, ये भी बिल्कुल सही है। इज द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग, यहां पर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इन रिस्पेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, और पीपल प्लूरल है वहां पर। तो ये जो सेंटेंस है इसमें ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी सेक्शन, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है और इसीलिए 74वें का जो आंसर है वो है नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, फिर से कहूंगा तो आपको लगेगा सर कितना बोलते हैं। मैं बोलता नहीं हूं। बहुत सारे बच्चे कई बार बताने के बाद भी ये गलती करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि एक ऑप्शन ई भी है जहां पर यह पता चलता है कि सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। याद रखिएगा, ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए बार बार कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 75, 275वां कह रहा है हर टॉक वॉज जज्ड बाय मेनी एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्स। अब देखिए, यहां पर जो टॉक्स है इसका मतलब हो जाता है समझौता, ठीक है। और इस सवाल में जो इससे पहले लिखा हुआ है कि हर टॉक, तो स्पीच से, उसकी बातों से हम रिलेट कर रहे हैं। चूंकि मैंने यहां लिखा है वन ऑफ द मोस्ट, तो जब मैं वन यूज करता हूं, ऑफ का यूज करता हूं, तो आपको पता है कि मुझे उसके बाद प्लूरल यूज करना पड़ेगा। तो ये प्लूरल यूज करने से मीनिंग खराब हो गया। आपने रख तो दिया टॉक्स, बट टॉक्स का वो मीनिंग नहीं है जो इस संदर्भ में यूज किया गया है, क्योंकि यहां पर कह रहा है गिवन इन द सेमिनार, तो वहां समझौता की बात ही नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई हम यहां पर क्या करेंगे, एक ऐसा शब्द रखेंगे जिससे कि पता चल जाए वन
जैसे हम जो है नाउन को रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं वन, जैसे दिस इज रेड कार, आई लाइक ब्लू वन। दीज आर रेड कार्स, आई लाइक ब्लू वंस। तो फॉर सिंगुलर वी यूज वन एंड फॉर प्लूरल वी यूज वंस। तो यहां पर जब टॉक्स लिख रहे हैं तो टॉक्स लिखने से मीनिंग मेरा खराब हो जा रहा है एंड दैट्स व्हाई वो वहां पर नहीं होगा, उसकी जगह पर आप वंस का प्रयोग करेंगे एंड द आंसर इज सी। 75वें का आंसर हो जाएगा सी। यहां पर मैंने क्या कहा कि टॉक्स गलत नहीं है, बट टॉक्स का मीनिंग हो जाता है कुछ और, जो कि इस वाक्य के कंटेक्स्ट में फिट नहीं बैठ रहा है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 76। बड़ा ही आसान सा सेट है, लेकिन हाँ जानकारी इसमें भी बहुत कुछ है। बने रहिए, भगा भगा करके मत देखिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बस आंसर देख लो, इतना एक्सप्लेनेशन, इतना भाषण सुनने की जरूरत क्या है भैया। यही भाषण है जो आपके लिए जड़ी बूटी का काम करेगा, अंग्रेजी में शक्तिवर्धन, तभी मिलेगा रिजल्ट। कह रहा है द बॉय हु वॉज गिल्टी विद, जी नहीं, गिल्टी ऑफ समथिंग, गिल्टी ऑफ समथिंग, ये ध्यान रखिएगा, गिल्टी ऑफ का प्रयोग होता है। तो यहां पर जो विद लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत है, हम इसे हटा देंगे और प्रयोग क्या करेंगे, ऑफ का, एंड दैट्स व्हाई जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ध्यान में रखना है डेटर के साथ फ्रॉम लगता है ना। उसके बाद फिर मैंने क्या कहा था, सफर के बाद फ्रॉम लगता है, इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है। और मैं आपको पहले से कहता आ रहा हूं कि आप नोट डाउन करो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाता हूं। जब आप सेट बनाते हो उसे एक नजर दोहराओ, फिर सेट बनाने आओ, क्योंकि ये बातें मन में नहीं रहेंगी तो फिर से आपकी औकात इसमें उतनी ही रह जाएगी। आपको लगेगा कि इतने सेट देख लिया, फिर क्या हुआ, सर अभ्यास करना पड़ता है। मैं ऐसे थोड़ी ना पैदा हुआ था इंग्लिश के साथ, भाई मैंने भी मेहनत करी और अभी भी करता हूं। तो प्लीज इसको ध्यान दीजिए और 20-25 मिनट में आपका कुछ बर्बाद नहीं हो जाएगा, कोई सारे प्रोजेक्ट नहीं बर्बाद हो जाएंगे। क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि गिल्टी के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। इसीलिए जो 76वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या करेंगे हम यहां पर, विद को हटाएंगे और उसकी जगह पर लगाएंगे ऑफ। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 77वां। अब देखिए मैं इस सवाल को लिखूंगा क्योंकि आप यहां पर फंस गए होंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। जो नहीं फंसे हैं लिख करके बताइएगा। क्या कह रहा है, सी इज द टीचर whom I know has helped। इसके आगे जो है उसको रहने देते हैं। अब देखिए कि आपको यह लग रहा होगा कि एक्चुअली ये तो ठीक कहा गया है कि सी इज द टीचर, और इसको लिया तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए whom का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहां पर इसको आप यहां से हटा दीजिए और जरा इसको कनेक्ट कीजिए, सी इज द टीचर, इसको नहीं, इसको। अब क्या होगा, अगर हम इसके बाद लिखें सी इज द टीचर हु हैज हेल्प्ड, तो यहां पर whom का प्रयोग नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। यहां पर क्या हो जाएगा, who। क्या हो जाएगा, सीधा सा है कि हम यहां पर सी इज द टीचर, नॉर्मल कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है कि जब हम उस, एक ही है, सी जो है वही टीचर है, उसी को सब्जेक्ट बनाकर हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम वहां पर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। सी इज द टीचर हु हैज हेल्प्ड माय सन, और इसीलिए यहां पर जो है whom, इसको हटाएंगे और उसकी जगह पर लगाएंगे who, और इसीलिए जो 77वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कि सी इज द टीचर हु हैज हेल्प माई सन इन द एग्जामिनेशन, और तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 78वां सवाल देखा जाए, 78th। 78वें सवाल में कह रहा है कि यू कैन नॉट डिमांड ऑल योर आर्टिकल्स अनलेस यू डू नॉट गिव एडवांस नोटिस। चलिए अनलेस का प्रयोग और until का प्रयोग आप फटाफट यहां पर समझ लीजिए। unless को अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं, तो मतलब होता है यदि नहीं, और इसका मतलब होता है जब तक नहीं। तो सबसे पहले नेगेटिव इसके साथ यूज नहीं होगा,
नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं होंगे, कुछ भी नेगेटिव इसके साथ यूज नहीं होगा अनलेस जिस स्ट्रक्चर में यूज करेंगे, मतलब जिस सेंटेंस में अनलेस है वहां पर हम नेगेटिव यूज नहीं करेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा सेंटेंस हो तो हम उसमें करेंगे, वो अनलेस से बाहर होगा। तो अनलेस में सबसे पहले, क्योंकि यहां पर नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम इसमें नेगेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। अब क्या होता है कि ये जो है ये बताता है कि कोई एक काम दूसरे काम से रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे कि यदि विराट कोहली नहीं खेलेगा भारत मैच नहीं जीतेगा। तो विराट कोहली का खेलना और भारत का मैच जीतना एक दूसरे से प्रतिबंधित है, तो वैसे सेंस में हम अनलेस का यूज करते हैं। और इसमें दिखता है कि कोई काम समय से प्रतिबंधित है, कि जब तक वह नहीं आएगा तुम नहीं जाओगे। अब उसके आने का समय, तुम्हारे जाने का काम, यह ध्यान रखना है इसके साथ। तुम्हारे उसके आने का समय और तुम्हारे आने का जाने का काम, तो यह ध्यान रखिएगा कि इसके साथ नेगेटिव यूज नहीं होता है। तो अब यहां पर क्या कह रहा है कि यू कैन नॉट डिमांड ऑल योर आर्टिकल्स अनलेस यू डू नॉट। यहां पर नेगेटिव यूज नहीं होगा, इसको हटा देंगे। इसीलिए 78 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मैंने यहां पर क्या बताया आपको कि अनलेस के बारे में ये ध्यान रखेंगे कि इसके साथ नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, अनटिल के साथ भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, और इसीलिए हमने इसमें से डू नॉट को हटा दिया। अब अनलेस का सेंस होता है कि जब कोई काम दूसरे काम से प्रतिबंधित हो तो वैसी परिस्थिति में हम अनलेस का प्रयोग करते हैं, और जब कोई काम किसी समय से प्रतिबंधित हो तब हम अनटिल का प्रयोग करते हैं। इस सवाल में अनलेस के साथ डू नॉट लगाया हुआ है, जो कि गलत है। और देखिए दूसरे सेंटेंस में यू कैन नॉट डिमांड, वो सही है, वहां पर हम लिख सकते हैं क्योंकि उसमें अनलेस नहीं है। जिस सेंटेंस स्ट्रक्चर में अनलेस मौजूद होगा उसके साथ हम नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अनलेस खुद ही नकारात्मक मीनिंग देने में सक्षम होता है। इसीलिए जो है यहां पर 78 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए 79 कह रहा है कि वी इंसिस्टेड बट नाइदर जोना नॉर हर असिस्टेंट। अब देखिए कि नाइदर नॉर ये है सेपरेटर, ठीक है, चाहे और हो चाहे नाइदर नॉर हो, ठीक है, चाहे आइदर और हो, ये सभी सेपरेटर का काम करते हैं। और इसमें वर्ब जिसके नजदीक होगा उसके हिसाब से फॉलो करेगा। मतलब यह है कि नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स। अब यहां पर अगर हम वर्ब लिखेंगे तो ये जो होगा वो प्लूरल होगा, क्योंकि फ्रेंड्स के हिसाब से होगा। जैसे मैं कहूं यू और आई, तो इसके हिसाब से हम एम लिखेंगे, ठीक है। यहां जो भी लिखना, अगर इसका क्वेश्चन मुझे करना होगा तो आर यू और आई इसके नजदीक आ गया। मतलब यह है कि नाइदर नॉर, आइदर और, या और, ये जो तीन है, और नाइदर नॉर आइदर और, इसे सेपरेटर कहते हैं। ये जब लगा हुआ होता है तो इसके साथ हम वर्ब का प्रयोग उसके अनुसार करते हैं जिसके नजदीक में वर्ब होता है। और नजदीक में यहां पर असिस्टेंट है, असिस्टेंट इज सिंगुलर, और इसीलिए यहां पर जो है आर लिखना वो गलत है, और इसीलिए जो 79वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। मैं समझता हूं कि इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा कि सेपरेटर, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया और, नाइदर नॉर, आइदर और। अगर ये है और इसमें मुझे वर्ब यूज करना है, तो आपको पता है कि और के दोनों तरफ भी हम नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं, तो उस केस में जिसके नजदीक वर्ब आएगा, अब देखिए एम आई के नजदीक आया, दैट्स व्हाई एम लिखे हम। अब यहां हम क्वेश्चन बना रहे हैं, यहां हम फुल स्टॉप लिखेंगे, लेकिन यहां पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इसी का अगर हम इंटेरोगेशन बनाए तो अब वर्ब यहां चला आया, दैट्स व्हाई वो आर जो है यू के हिसाब से हमने लिखा। तो जिसके नजदीक होता है, नियरेस्ट वन को फॉलो करता है इस केस में वर्ब, और इसीलिए यहां पर आर नहीं इज होगा। वैसे दोनों सिंगुलर ही है, कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 79 नंबर का जो आंसर हो गया वो हो गया सी। चलिए अब है 80 नंबर सवाल में कह रहा है कि देयर इज जस्ट नॉट इनफ टाइम इन माई यूनिट टू सिट राउंड टेकिंग अबाउट हाउ वी फील अबाउट ईच अदर। अब देखिए कि ईच अदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं, ईच अदर ये दो के लिए, और वन अनदर इसका प्रयोग करते हैं 2+, यानी दो से
ज्यादा के लिए, वन अनदर का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए करते हैं। तो यहां कह रहा है कि माई यूनिट और फिर है हाउ वी फील, तो यहां पर वन अनदर ज्यादा सुटेबल है और इसीलिए जो है 80 का आंसर हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है। सेंटेंस के कंटेक्स्ट को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि इसमें जो चर्चा है वो दो से ज्यादा आदमी की है और इसीलिए यहां पर वन अनदर अच्छा होगा यूज करना और तब जाकर के ये सही होगा। इसलिए 80 का जो उत्तर हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा आपका डी। चलिए 81वां देखा जाए। कह रहा है द एक्ट विल बी पास्ड विद अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी इफ ऑल पार्टीशंस ऑफ हर ग्रुप फेवर्स। अब आपको लग रहा होगा कि हर ग्रुप के हिसाब से हमने फेवर्स लगाया तो ठीक ही तो है, FAVOURS, लेकिन नहीं। आप देखिए कि यहां पर ऑफ एक प्रेपोजिशन लगा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है द पार्टी सन्स, और ये क्या है? ये प्लूरल है। तो इसके हिसाब से हम इसको करेंगे, क्योंकि देखिए ये नाउन प्लस प्रेपोजिशन और प्लस ये नाउन। तो एनपीएन में आपको पता है कि जो वर्ब होता है सिंगुलर या प्लूरल वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही होता है, सिंगुलर या प्लूरल। इसीलिए यहां पर फेवर्स नहीं होगा, इसमें से इस एस को हटा देंगे और तब जाकर के ये सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। और इसीलिए जो 81वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। हम यहां क्या करेंगे? फेवर्स को हटाएंगे, एस उसमें से हटा देंगे, फेवर। क्यों? क्योंकि एनपीएन लगा हुआ है और जो पहला नाउन है दिस वन इज प्लूरल, दैट्स व्हाई यहां पर एस हटाएंगे। चलिए 82वां देखा जाए। बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है और ये कई बार देखा जाता है। 82वां नंबर कह रहा है हार्डली हैड आई। तो एक ध्यान रखिएगा कि हार्डली और स्कार्सली इसके साथ व्हेन या बिफोर यूज करते हैं और जो नो सुनर है उसके साथ हम देन प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है हार्डली हैड आई एंटर्ड द एयरपोर्ट व्हेन आई मेट माय कजिन। देन नहीं होगा यहां पर, बिल्कुल ये गलत है। ये तो कॉम्बिनेशन है, इसको कहते हैं पेयर वाले कंजंक्शन। इसको कहते हैं कि इसका पेयर फिक्स होता है कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर आएगा, नो सुनर के साथ देन आएगा, बोथ के साथ एंड आएगा। तो ये फिक्स होता है और यहां पर इसलिए देन हटेगा और इसीलिए जो 82वें का आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि हार्डली और स्कार्सली के साथ यूज करते हैं हम व्हेन या बिफोर, नो सुनर के साथ यूज करते हैं देन। चलिए 83वां नंबर सवाल देखा जाए। 83 कह रहा है एन एंटी टेररिज्म सेल इज ओपन्ड। यहां तक ठीक है। बाय द टाउन पुलिस, यहां भी ठीक है। पैसिव फॉर्मेट है, टेररिज्म सेल कोई कौन खोला भाई? तो टाउन पुलिस, तो उसको हमने पैसिव में बनाया है तो इज ओपन्ड, यहां तक तो ठीक लग रहा है। 3 months ago, अब जब 3 महीने पहले की बात है तब यहां पर इज नहीं was, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम पास्ट को दर्शाएंगे ना। V2 3 महीने पहले की घटना की बात कर रहे हैं कि एक एंटी टेररिज्म सेल खोला गया और इसीलिए यहां इज को हटाएंगे और वॉज का प्रयोग करेंगे और इसीलिए 83वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। देखिए मैं आपको हमेशा से ये बात कहता हूं कि सवाल के हर सेक्शन को ध्यान से पढ़िएगा तो आंसर जरूर मिलता है। क्या है कि एन एंटी टेररिज्म सेल वॉज ओपन्ड। क्यों भाई? क्योंकि आगे लिखा हुआ है 3 months ago, इसीलिए। चलिए 84वां सवाल देखा जाए। 84 कह रहा है द आर्टिस्ट हु वॉज गिविंग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कल्पचर्स वॉज स्पीकिंग फ्लुएंटली फ्रेंच। अब देखिए कि ये फ्रेंच जो है ना ये नाउन है, तो यहां पर फ्लुएंट इसको एडजेक्टिव बना दीजिए क्योंकि एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है और फ्लुएंटली जो है वो एडवर्ब है, तो उसको वहां पर वो ठीक नहीं है। वो फ्रेंच, फ्लुएंट फ्रेंच, तब जाकर के वो सही होगा क्योंकि फ्रेंच को क्वालिफाई करने के लिए जो है हम एक एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे यहां पर, फ्लुएंट। ठीक, द आर्टिस्ट हु वाज गिविंग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कल्पचर्स
sculptures was speaking fluent French, और तब जाकर के ये सही हो जाएगा। इसलिए 84वें का जो आंसर होगा वो होगा डी। एडवर्ब क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को, खुद को, सेंटेंस को, कुछ फ्रेजेस को। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो फ्रेंच है वो एक नाउन है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 85वां। क्या कह रहा है कि मार्टिन वुड अटेम्प्ट टू ओपन द अम्ब्रेला व्हेन हर स्पेक्टिकल्स स्लिप्ड ऑफ। देखिए ये कंटिन्यूअस एक्शन है शुरू में कि मार्टिन जो है जब अटेम्प्ट कर रहा था छाता खोलने का, उसका चश्मा गिरा, स्लिप हुआ और नीचे गिरा। तो यहां पर होना चाहिए वॉज अटेम्प्टिंग। सेंटेंस के सेंस को देखिएगा, एंड दिस इज द रीजन कि मैं बार बार कहता हूं कि आपको न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए और एफिशिएंट रीडर होने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी जो स्पीड है वो इंप्रूव हो, और साथ में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो ये सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी कि मार्टिन वॉज अटेम्प्टिंग, नॉट वुड अटेम्प्ट। और इसीलिए जो 85वें का आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि एक कंटिन्यूअस एक्शन है और उसी के बीच में कोई घटना यहां पर हुई है। कह रहा व्हेन, जब उसका चश्मा फिसला और नीचे गिरा, वॉज अटेम्प्टिंग टू ओपन द अम्ब्रेला, तब जाकर के ये सही मीनिंग देगा। चलिए 86वां सवाल देखा जाए, अगला 86। 86वें सवाल में कह रहा है कि इफ यू हैड नॉट रीच्ड, और आपको पता है इफ से शुरू हुआ है, दैट मीन्स दिस वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। और अगर इधर हैड प्लस V3 है तो मेरे पास कॉम्बिनेशन पता है कि इधर कोई भी वुड हैव प्लस V3, कुड हैव प्लस V3, माइट हैव प्लस V3, ये होना चाहिए। एंड यहां पर आगे देखिए कि वी माइट हैव हैड अ डिजास्टर, वेल है वी माइट वेल हैव हैड अ डिजास्टर, बिल्कुल माइट प्लस हैव प्लस V3 यहां पर है। दैट्स वाई इस सवाल में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो है नो एरर, एंड द ऑप्शन इज ई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, जो कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेस थे, उसका जो दूसरा पार्ट था, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए टाइम एंड टेंस के, वहां पर ये मिलेगा। ऐसे मैं यहाँ ऐड कर दे रहा हूं कि इसका जो दूसरा हिस्सा था ना, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉज का दूसरा पार्ट, उसमें मैंने इसकी चर्चा की थी। चलिए अब है IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक, 5/4/2009, 87वां क्वेश्चन। 87th में क्या कह रहा है कि ही हैज टेकन केयर टू कंप्लायंस, नहीं टू प्लस V1, टू कंप्लाई, और वैसे भी कंप्लाई के साथ विद यूज होता है। यहां पर हम वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे टू प्लस V1। जब भी हम इन्फिनेटिव की रचना करते हैं तो हम टू प्लस V1 का यूज करते हैं, और कंप्लायंस नहीं, वर्ब जो उसका है वो है कंप्लाई, और इसीलिए यहां पर कंप्लायंस हटा करके कंप्लाई करेंगे, और कंप्लाई विद जो है वो कॉम्बिनेशन वहां पर फिट बैठता है कि ही हैज टेकन केयर टू कंप्लाई विद द नॉर्म्स, सो ही एक्सेप्ट्स द प्रपोजल टू बी अप्रूव्ड विदाउट डिले। कंप्लाई यहां पर यूज करेंगे कंप्लायंस को हटा करके, और इसीलिए जो 87वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। अब आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, और ये बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन ये कि अंडर द टर्म्स ऑफ द न्यू डील द चैनल कैन ब्रॉडकास्ट द नेक्स्ट क्रिकेट टूर्नामेंट टू बी प्लेड अमंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और मैंने आपको पहले बताया था कि अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 एंड बिटवीन इज यूज्ड फॉर 2। तो यहां पर हम अमंग को हटाएंगे, उसकी जगह पर बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और इसीलिए जो 88वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। हम क्या करेंगे, यहां से अमंग को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 एंड बिटवीन इज यूज्ड फॉर 2। तो आज के सेशन में जो हमने यहां पर बात की है और जो सीखने के लिए मिला वो ये मिला कि अनलेस और अनटिल के बारे में हमने सीखा कि दोनों के साथ नेगेटिव स्ट्रक्चर यूज नहीं करते, नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करते। अनलेस जो है indicates work to work restriction and until indicates work to time restriction। मतलब है कि एक काम दूसरे काम से प्रतिबंधित होता है, in that case we use unless, और जब कोई काम समय से प्रतिबंधित होता है तो उस केस में हम until का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग until या unless में से किसी के साथ नहीं किया जाता है। उसके बाद है each other और one another का प्रयोग। मैंने बताया each other का प्रयोग 2 के लिए करते हैं और one another का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए करते हैं। फिर यहां पर जो बात आई वो आई हार्डली स्कार्सली के साथ हम व्हेन या बिफोर का प्रयोग करते हैं, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद
कुछ खासी जानकारी यहाँ पर नहीं है। और एमंग का प्रयोग 2 से ज़्यादा के लिए और बिटवीन का प्रयोग 2 के लिए। उम्मीद करता हूँ कि इस सेट में आपको अच्छे अंक प्राप्त हुए होंगे और सारी बातें जो मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की अक्षरशः अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मन में कोई भी दुविधा है, कोई सवाल है, नीचे लिख करके मुझे सूचित जरूर करें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसका जवाब दिया जाए। बहरहाल ये वीडियो आपके लिए रोचक रहा होगा और इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। अब समय है यहाँ से विदा लेने का, चूंकि परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है। घर में रहिए, खुश रहिए और मन लगा करके पढ़िए। अगले दिन फिर कुछ रोचक जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।